मनोहर लाल जी ने कहा कि ये वैसे तो मेरे को पता है कि कंप्यूटर है, लेकिन ये चलता कैसे है ये मेरे को नहीं पता। तो उस दौर में नायब सैनी जी देखिए बहुत युवावस्था में पार्टी के कार्यकर्ता बने थे, तो नायब जी को ये चलाना आता था। तो तब फिर नायब जी की भूमिका बड़ी महत्व की हुई उसमें कि कोई पहली बार कंप्यूटर आ रहा है और वो कंप्यूटर और कोई चला नहीं जानता, एक अकेला ऐसा नौजवान कार्यकर्ता पार्टी का, तो फिर नायब जी ने मनोहर लाल जी को सिखाया। दोनों मुख्यमंत्री के साथ काम किया, मनोहर लाल खट्टर जी के साथ भी किया और नायब सैनी के साथ अभी कर रहे हैं। ज्यादा क्लोज किसके हैं आप? मैं सबके क्लोज हूँ मैं सबके क्लोज हूँ। देखिए मैं सबके क्लोज हूँ और नायब जी और हम दोनों, हम या हमारे साथ और भी काम करने वाले लोग, सब लोग, हम मनोहर लाल जी के भी क्लोज हैं सारे। क्यूरियस हुए जानने के लिए, जब आप लोगों के पास चाहे प्राइम मिनिस्टर है चाहे होम मिनिस्टर है, इन लोगों के जब फ़ोन आते हैं तो आप लोगों को पता होता है ये इनका नंबर है या रैंडम एक कॉल आता है? जब अमित शाह जी का फ़ोन आया कि मैं तो दिल्ली, क्योंकि सेशन चल रहा था पार्टी का, तो हमारे लिए तो वहाँ रहना ही होता है, कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति के लिए दिन हो, तो मैं तो स्नान कर रहा था। पहली बार ऐसा हुआ कि टोहाना सत्ता से आउट क्यों है? आपके विरोधी जो है बड़ी ही शिकायत करते नजर आते हैं, कभी मंच पर, कभी वीडियोस के माध्यम से। आप हैं, कभी मुख्यमंत्री के साथ फोटो डाल देते हैं, कभी गृह मंत्री के साथ, फिर कभी प्रधानमंत्री के साथ, तो आपने ये ठाना हुआ है कि मतलब ऐसे जवाब नहीं देना, बस एक पोस्ट डाल देनी है? हुए अधिकारियों के बीच में फोटो है, नेताओं के साथ फोटो है, जनता के साथ फोटो है, अपने विशेष कुछ मिलने वालों के साथ फोटो है, ये तो आपका एक रूटीन है। Today we have the senior most leader of Bhajpa Haryana. In fact, not just the senior most, but top most as well. Welcome, sir. Thank you. धन्यवाद। Now you are a राज्यसभा सांसद। पहली बार जब आप राज्यसभा पहुंचे, फर्स्ट इंटरेक्शन किसके साथ हुआ आपका? देखिए मेरा पहला जो इंटरेक्शन हुआ, पहला मेरा जो सामना हुआ जी, वो देश के उपराष्ट्रपति आदरणीय जगदीप धनखड़ जी से हुआ जी। क्योंकि शपथ दिलाने का काम वही करते हैं, उपराष्ट्रपति के नाते उनकी जो जिम्मेवारी है वो राज्यसभा के सभापति भी हैं, इसलिए सबसे पहला सामना मेरा उपराष्ट्रपति श्रीमान जगदीप धनखड़ जी से मेरा हुआ। बाकी आपको वहाँ पर राज्यसभा सांसद मिले? हाँ, बाकी तो जो लोग नए चुन करके आए थे अलग अलग प्रदेशों से, उन सांसदों की वहाँ पे उस दिन शपथ हुई थी। हाँ, उस दिन ओथ थी, तो उन सब के साथ महामहिम उपराष्ट्रपति से मिलना हुआ जी। अच्छा, जैसे ना जब यूपीएससी क्रैक करते हैं तो आईएएस आईपीएस बनते हैं, तो उनके एक पर्क्स होते हैं, उन्हें क्या मिलता है? तो राज्यसभा सांसद के क्या पर्क्स हैं, उन्हें क्या मिलती है, कितनी अथॉरिटी होती है, और ये सब क्या रहता है? देखिए राज्यसभा सांसद हो चाहे लोकसभा सांसद हो, एक भूमिका तो दोनों की बराबर ही रहती है, उनकी भी रहती है, इनकी भी रहती है, कि वो लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जितने भी अपने संबंधित मुद्दे होते हैं, जैसे लोकसभा का सांसद है अपने लोकसभा क्षेत्र का उठाएगा, लेकिन राज्यसभा का सांसद आम तौर पे जिस प्रदेश से होता है, अपना जो उनका कोई भी क्षेत्र होता होगा, उसके अलावा अपने प्रदेश की बात भी वो ज़्यादा मोटे तौर पे करता है। और अगली बात होती है कि तो विधायी कार्य है, बिल पास होने हैं, बहुत सारे विषयों के ऊपर चर्चा होती है, उनके अंदर भागीदारी जो करना होता है, तो मोटे तौर पे इस प्रकार के विषय राज्यसभा के अंदर आते हैं। फाइनेंशियल पावर भी आप लोगों के पास होती है? हाँ, वो होती है। वो साल के अंदर 5 करोड़ कोई सांसद अपना जो उनका स्वैच्छिक कोटा होता है जो उसके माध्यम से दे सकता है। उसमें फिर अलग अलग मद बने होते हैं, भाई आप जो सोसाइटीज़ बनी हुई हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, आप उनको कितना दे सकते हैं, अन्य संस्थाओं को आप कितना दे सकते हैं, इस प्रकार का एक उसमें सारा सिस्टम है, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। तो क्राइटेरिया है, उससे बाहर आप जाएंगे नहीं। बैक टू हरियाणा, नायब सैनी मनोहर लाल खट्टर जी और आप
एक समय होता था जब आप तीनों एक साथ मिलकर काम करते थे, वो कौन से दिन थे जब कंप्यूटर ऑपरेट करना नहीं आता था और तब नायब सैनी ने कंप्यूटर ऑपरेट करना सीखा और सिखाया? कि जब 1995 में मनोहर लाल जी प्रदेश के संगठन मंत्री बने थे, उसके बाद 96 के आसपास मेरा उनसे संपर्क आया था। क्योंकि मैं 96 के चुनाव में मैं सक्रिय हुआ था। और वही वो दौर था जब आदरणीय प्रधानमंत्री, वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी होते थे। हाँ, तो वो प्रभारी के नाते एक बार क्या हुआ कि रोहतक आना था। रोहतक पुराना कार्यालय था, अब तो बड़ा कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का हो गया। 30 हुड्डा कम्प्लेक्स उसका एड्रेस होता था। है जी, मैंने देखा है वो, बिल्कुल। तो वहाँ गाड़ी आकर के रुकती, एम्बेसडर गाड़ी। अच्छा। और नरेंद्र मोदी जी उतरते हैं, सबको पता था नरेंद्र मोदी जी ने आना है। वहाँ मनोहर लाल जी और जो पार्टी प्रदेश कार्यालय है वहाँ के जो भी स्टाफ है वो सब लोग नीचे थे। तो मोदी जी ने दीपक, वहाँ लड़का रहता, उसको दीपक को कहा भाई इसकी डिग्गी से ये उठा करके लेके आ। अच्छा। एक बक्सा रखा है, वो उठा करके लेके आ। और वो बक्सा दिखा करके मनोहर लाल जी को कहा कि ये क्या है। मनोहर लाल जी ने कहा कि ये वैसे तो मेरे को पता है कि कंप्यूटर है, लेकिन ये चलता कैसे है ये मेरे को नहीं पता। तो उस दौर में नायब सैनी जी देखिए बहुत युवावस्था में पार्टी के कार्यकर्ता बने थे, तो नायब जी को ये चलाना आता था। तो तब फिर नायब जी की भूमिका बड़ी महत्व की हुई उस समय कि कोई पहली बार कंप्यूटर आ रहा है और वो कंप्यूटर और कोई चला नहीं जानता, एक अकेला ऐसा नौजवान कार्यकर्ता पार्टी का। तो फिर नायब जी ने मनोहर लाल जी को सिखाया। और भी कई अन्य जो वहाँ पे काम करने वाले लोग थे जिनको ज़रूरत थी, उनको कंप्यूटर सिखाने का काम उस समय नायब जी ने किया था। उस समय आप लोग ना यंगस्टर्स थे, जैसे लाइक आप हैं, मनोहर लाल जी, नायब जी, कृष्ण बेदी जी। जब अब देखते हैं, एक मुख्यमंत्री रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री हैं, एक आज वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, एक मंत्री हैं, आप प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, आज राज्यसभा सांसद हैं, तो कैसा महसूस होता है? मतलब वी आर द किंग्स, लाइक ऐसा महसूस होता है आप लोगों को? देखिए, ये हो सकता है किसी को किसी को हो सकता है, लेकिन कभी किंग की जो फीलिंग जिसको कहते हैं वो लेने की कभी मनसा मेरे मन में नहीं हुई। हाँ, ये बात ठीक है कि माननीय मनोहर लाल जी, जब मैं 96 में भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय हुआ और 98 में मेरी पहली जिम्मेवारी आई थी युवा मोर्चा के जिला सचिव के नाते, उस समय से लेकर के चाहे मनोहर लाल जी हों, नायब जी हों या अन्य नेता जो भी हैं, उस समय हम इकट्ठे काम करते थे। और मेरे मन में एक बात जरूर थी, अब किंग की बात करते हैं, मेरे मन में केवल एक बात जरूर थी कि भारतीय जनता पार्टी एक दिन हरियाणा प्रदेश में भी, देश में भी राज करेगी, उसमें हमारी भूमिका क्या होगी, ये कभी विचार ही नहीं किया कभी। क्योंकि जिस प्रकार का एक कार्य पद्धति जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली जिस प्रकार की पार्टी की है, तो वो जब बात करते हैं हम देश प्रथम, फिर पार्टी, फिर व्यक्ति की बात आती है, तो इन सब बातों के चलते कभी ये किंग की और की कभी बातें दिमाग में आई नहीं। केवल यही था भी कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के नाते काम करना है, और वही भाव आज भी है। बेशक मैं विधायक रहा, पार्टी का अध्यक्ष सबसे लंबे समय तक मुझे सौभाग्य मिला, लगभग 6 साल के आसपास मैं अध्यक्ष रहा। और आप ऐसे दौर से भी गुजरे, बट फिर भी पार्टी का ट्रस्ट आपके ऊपर वैसा ही रहा, क्योंकि आपने काम किया था पार्टी के लिए। सारे आते हैं, आप कार्यकर्ता की भूमिका में अगर आप रहते हैं तो फिर किसी भी प्रकार का दौर लोगों की नज़रों में वो हो सकता है अच्छा या बुरा, लेकिन कार्यकर्ता उसको हमेशा अच्छा ही मानता है। तो हम तो उसी दौर से निकल करके आए हैं, और आज पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान दिया कि मुझे राज्यसभा में भेजने का काम किया। जी। जब नायब सैनी प्रदेश अध्यक्ष बने, आपके पास वो आए, सो वी वर प्रेजेंट देयर, हमने देखा कि किस तरीके से वो आपके लिए एक प्रेजेंट लेकर आए थे, क्योंकि आप लोगों ने साथ समय, तो ये आप लोगों के मन में हमेशा आप लोगों को सिखाया जाता है कि हमेशा ऐसा ही रहना है, चाहे आप पावर में हैं या पावर में नहीं हैं, कि एक कार्यकर्ता का भाव हमेशा से हो, कोई कितने भी बड़े पद पे हो, कार्यकर्ता का भाव हो। ये पार्टी में मतलब आप उसको
कह भी सकते हैं सिखाया जाता है, लेकिन कोई ये नहीं है कोई क्लास उसकी लगती है। वो चलते चलते जो कार्यपद्धति है उसमें जब काम करते हैं ना मोनिका, तब एहसास ही नहीं होता भी कब कौन सी बात आपने सीख ली है, क्योंकि इस प्रकार का एक वातावरण इस प्रकार का होता है। सब मित्रवत व्यवहार करते हैं। कोई कितना भी पदाधिकारी है, जब वो अपनी जिम्मेवारी की बात करता है और अपने से कनिष्ठ कार्यकर्ता से जब बड़ा पदाधिकारी बात करता है तो उस नाते बात करता है। जब वो विषय उसका समाप्त हो जाता है तो मित्र उसका व्यवहार होता है। अब आपने नायब जी का कहा, नायब जी मेरे पास आए, वो स्वाभाविक है। मैं जब, क्योंकि युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष था, तब वो स्थानीय स्तर पे काम करते थे, फिर वो जिले में काम करते थे। मैं किसान मोर्चा का अध्यक्ष था, पहले वो जिला अध्यक्ष भी थे, और उसके बाद जब मैं किसान मोर्चा का अध्यक्ष हुआ तो एक समय ऐसा था कि नायब जी मेरे महामंत्री थे और मोहनलाल कौशिक जो अध्यक्ष हैं, यानी कि वर्तमान के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री। हाँ, ये एक पार्टी की कार्यपद्धति है, और इसका आज उनको ऐसा कुछ महसूस नहीं होता था भी हम कहाँ थे कहाँ पहुँच गए। मेरे को भी इस प्रकार का कोई अहंकार नहीं है कि देखिए मेरे साथ एक जो महामंत्री थे वो आज मुख्यमंत्री हैं, दूसरे अध्यक्ष हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सामान्य एक प्रक्रिया है पार्टी की का, और ये ही भारतीय जनता पार्टी को और दलों से अलग भी बनाती है और खास बनाती है। आपने दोनों मुख्यमंत्री के साथ काम किया, मनोहर लाल खट्टर जी के साथ भी किया और नायब सैनी के साथ अभी कर रहे हैं। ज़्यादा क्लोज किसके हैं आप? मैं सबके क्लोज हूँ। मैं सबके क्लोज हूँ। देखिए मैं सबके क्लोज हूँ, और नायब जी और हम दोनों, हम या हमारे साथ और भी काम करने वाले लोग, सब लोग, हम मनोहर लाल जी के भी क्लोज हैं सारे लोग। क्योंकि देखिए वो व्यक्तित्व इस प्रकार का है मनोहर लाल जी का कि उनको आप कभी दूर होने का उनका एहसास हो ही नहीं सकता। उनकी जो कार्यपद्धति है, जिस प्रकार से कार्यकर्ता को वो शामिल करते हैं ना कामों में, अलग अलग प्रकार के कामों में अलग अलग भूमिका पकड़ाते रहे हैं, क्योंकि उनका एक लंबा इस प्रकार का दौर रहा ना, क्योंकि वो संगठन मंत्री रहे। संगठन मंत्री के नाते हम लोगों को लंबे समय तक उन्होंने निर्देशित किया, बाद में मुख्यमंत्री के नाते, तो एक वो अलग प्रकार का। जहाँ तक नायब जी की बात है, देखिए हमारे तो संबंध सबसे अच्छे हैं, कोई भी पार्टी का नेता कार्यकर्ता है, लेकिन नायब जी के साथ क्योंकि शुरू से ही 98 से ही मैं कह सकता हूँ कि नायब जी के साथ जब कभी कहीं मिलना होता था तो बहुत एक सौम्य व्यवहार, जो व्यवहार वैसा ही, मतलब वैसे ही हंस। आज आप लोग ऐसे बोलते हैं उन्हें कि अरे भाई पहले तो जैसा बोल दिया, हंसी मजाक कर लिया, ठीक है, लेकिन आज तो आप सीएम हैं। नहीं, वो बोलने के, क्योंकि वो कभी कितना भी हंसी मजाक करें, उसमें एक जो प्राकृतिक एक जो इनबिल्ट है उनके अंदर, है ना, इनबिल्ट है, वो कहीं कोई बनावटीपन नहीं है उसमें, सब कुछ प्राकृतिक है, इसलिए उनको कहने की जरूरत नहीं पड़ती। हम तो कई बार कहते हैं कि भाई इसी प्रकार से हंसते मुस्कुराते रहो, जनता को आपका चेहरा बहुत भाता है। और उनका जो डायलेक्ट है वो कुरुक्षेत्र साइड की जो उनकी बोली है, वो उनकी जो उन्होंने अपना जो नीचे का जो अपना बोल बाणी व्यवहार जो उसका टच होता है वो उन्होंने छोड़ा नहीं है। वो चाहे वो उनके पुरखे तो कुरुक्षेत्र के पास गांव के थे, फिर जाकर के नारायणगढ़ रहे वो। हाँ, तो वो चाहे कुरुक्षेत्र वाला चाहे नारायणगढ़ अम्बाड़ा वाला, उसमें भी थोड़ा सा अंतर है। जैसे अपने यहाँ टोहाना से इधर के गांव का अलग है, थोड़ा सा बोलबाणी का टच इधर का अलग है, जाखड़ का अलग है, तो उनका अलग ही है, और वो उनको इतना अच्छा लगता भी है, बहुत एक नेचुरल लगता है। वो हम तो यही कहते हैं भी ये बनावट आपकी बनावटी नहीं दिखनी चाहिए, ये आपका नेचुरल वो फेस, नेचुरल आपकी हंसी खुशी बोल व्यवहार, और लोगों के ऊपर जिस प्रकार से वो चुटकी लेते हैं वो बड़ा एक गजब का उनका है। तो हम तो कहते हैं भी ये परमात्मा की कृपा से आपके ऊपर आपका ये व्यवहार ये बना रहे हैं। अभी आपका जन्मदिन था तो हमने सोशल मीडिया एक्स पर देखा कि काफ़ी दिग्गज नेताओं ने, केंद्रीय मंत्रियों ने आपको जन्मदिन की बधाई दी। अमित शाह जी का फ़ोन भी आया आपके पास। ये बड़ा ही, मतलब मैं क्यूरियस हुई है जानने के लिए, जब आप लोगों के पास चाहे प्राइम मिनिस्टर है चाहे होम मिनिस्टर है, इन लोगों के जब फ़ोन आते हैं तो आप लोगों को पता होता है ये इनका नंबर है? ये कॉल आता है। अब कुछ नंबर तो फीड हैं, लेकिन अब फीड नंबर हैं और मैं देख करके अगर सुनता हूं तो मेरे को पता है किसका फ़ोन है। लेकिन जब अमित शाह जी का फ़ोन आया कि मैं तो दिल्ली, क्योंकि सेशन चल रहा था पार्टी का, तो हमारे लिए तो वहाँ रहना ही होता है, कोई कितना भी बड़ा व्यक्ति के लिए दिन हो।
तो मैं तो स्नान कर रहा था, तो बाहर से एकदम से खटखट की आवाज़ आई। तो मैं लगभग स्नान में कर चुका था और एकदम से मैं बाहर आया तो मेरा सहायक था, कहने लगा सर के अमित शाह जी का फ़ोन है। तो ये कोई इसमें कोई हम अलग से वो नहीं महसूस करते, क्योंकि जब काम करते करते इतनी नज़दीकियाँ हो जाती हैं तो हमें लगता है कि हमारे एक परिवार के बड़े का फ़ोन आया है, हमारे संरक्षक का फ़ोन आया है, वही एक रहता है। अब अमित शाह जी का फ़ोन आया, मेरे को लगा भी बड़ा अच्छा लगता ही है कि बड़े का फ़ोन आता है, तो एक संरक्षक का फ़ोन आता है। लोग तरसते हैं उनसे बात करने के लिए। और वो भी वो मजाक में पूछ रहे थे भाई कितने साल के हो गए तो अलग सा रहता है। बहुत सारे मंत्रीगणों के फ़ोन आते हैं, बहुत सारे, जैसे उस दिन राज्यसभा में भी माननीय उपराष्ट्रपति जी ने हाँ बधाई दी, ये स्वाभाविक रहता है। तो वहाँ से लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी उस दिन वहाँ शपथ ग्रहण में थे महाराष्ट्र में, तो अगले दिन उन्होंने मुझे बुला करके आशीर्वाद दिया। तो बड़ा अच्छा लगता है। हमारे भी बच्चे, अगर हम उनको प्यार करते हैं, इस प्रकार के अवसर पे उनको बधाई देते हैं, हमारे बच्चों को भी, हमसे जो छोटे कार्यकर्ता उनको भी तो अच्छा लगता ही है ना। हाँ, विपक्ष के नेताओं में मतलब कौन आपका पसंदीदा है, किससे आपकी बहुत अच्छी बनती है? देखिए, मेरी सबसे ही मेरा एक समान व्यवहार रहता है। फिर भी कोई तो नहीं, मैं सबसे, कोई किसी विशेष उससे कहो कि मैं कोई बहुत ज़्यादा किसी से लगाव है, ना किसी से बहुत ज़्यादा लगाव और ना किसी से बहुत ज़्यादा दुराव। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है, विपक्षी नेताओं में अगर हरियाणा के नेताओं की बात करें तो पूर्व में चौधरी बंसीलाल थे, उनको हमने ज़्यादा नज़दीक से देखा नहीं, उनके बारे में सुना है कि वो एक अच्छे प्रशासक थे, वास्तव में थे, कहने की बात नहीं है। हाँ, और अगर दूसरे एंगल से बात करें, कल मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के अंतिम संस्कार में, अंतिम यात्रा में मैं शामिल होकर के आया। या एक ओम प्रकाश चौटाला जी ऐसे नेता जिनको हम एक संघर्ष का प्रतीक कह सकते हैं। इस प्रकार के जो नेता हैं ना, उनसे जरूर सीखना चाहिए। आज विपक्ष के नेता, मैं देश की बात तो नहीं करता, लेकिन हरियाणा के मैं इन दो नेताओं के बारे में कह सकता हूं कि इन दो नेताओं का व्यवहार अलग सा दिखता, और उनसे लगता है भी इन नेताओं से कुछ ना कुछ इनके जीवन से व्यक्ति को सीखना चाहिए। आपको नहीं लगता कि आज राजनीति का थोड़ा थोड़ा ना यूँ डिक्लाइन सा हो रहा है? क्योंकि इट्स वेरी कॉमन कि दल बदलने की राजनीति काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आपके माइंड में कभी आया कि मुझे पार्टी बदल लेनी चाहिए? आया कभी ऐसा? तो वो दौर जब था मोनिका जी, जब उन्हें भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाया था, वो दौर ऐसा था कि लोग कहते थे भी कि कौन सी पार्टी पकड़ ले। ये ख्याल तो उस दौर में नहीं आया, क्योंकि देखिए, मैं जब राजनीतिक क्षेत्र में आया, वैसे तो 1977 के चुनाव से जब 10 साल की उम्र थी, तब ये जो इमरजेंसी लगी थी ना, उसके खिलाफ एक दिमाग के अंदर, क्योंकि शहर के नज़दीक होने के कारण और शहर में आना जाना भी रहता था, समाचार जो हैं समाचार पत्र के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से सब का आदान प्रदान होता था, तो वो एक था दौर। तो उस समय से पता नहीं कैसे ही दिमाग में एक ये बात आई थी भी, एक खास करके कांग्रेस पार्टी का जो इमरजेंसी का जो दौर था, इमरजेंसी लगी थी, वो देश के लिए ठीक नहीं है, एक ये दिमाग में चीज़ आई। और फिर उसके बाद जब छात्र राजनीति करते करते, और जब बाद में छात्र राजनीति के बाद जब यहाँ मेरा रहना हुआ, मैंने प्राइवेट नौकरी भी की, थोड़े दिन सरकारी की, लेकिन उसके बाद जब मैं यहाँ ये लगा कि अब तो यहाँ रह करके कुछ काम करना है, तब मैंने पहला चुनाव लड़ा था 1995 में शुगर मिल का। तो उस समय तक मैं बीजेपी में नहीं था, 95 तक। अच्छा, मैं 96 में आया बीजेपी में। तो वही दौर था जब बीजेपी के नेताओं से मेरा मेल मिलाप हुआ। एक पक्ष में, यानी कि विपक्ष का, मैं देख चुका था कांग्रेस का, और भारतीय जनता पार्टी के बारे में तब जानने का मेरे को अवसर मिला, तो मैं संघ का समसेवक बना। तो उसके बाद से आज तक विचार मतलब नज़दीक भी कभी नहीं आया, उस दौर में नहीं आया। अब तो 2014 से तो हम लोग सत्ता में हैं, और सत्ता के माध्यम से जो एक व्यक्तिगत सपना भी था, संगठन का भी सपना एक होता है कि देश को कहाँ लेकर के जाना, एक व्यक्तिगत भी सपना होता है, किसी भी आदमी का होता है। मेरा भी एक जो व्यक्तिगत मेरा सपना था, जब वो सपने हम साकार कर रहे हैं,
बुरे दौर में भी कभी ये बात नहीं आई, अब तो आने का कोई प्रश्न ही नहीं होता, अभी किसी दूसरे दल की तरफ देखा भी जाए, झांक करके भी देखने को मन में नहीं आई, बुरे से बुरे दौर में भी नहीं आई। वो तो उस ईश्वर की कृपा से होता है सारा कुछ, ऐसा है। पॉलिटिकल गुरु किसे मानते हैं अपना? देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ हमने बहुत नज़दीक से काम तो नहीं किया, लेकिन नज़दीक से उनको देखा है। 2-3 बार तो जब मैं युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष था तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवराज सिंह चौहान, उनके साथ मिलने का अवसर आया। हाल फिलहाल ही मैंने फोटो तो उन हाँ, और उस समय मैंने वाजपेयी साहब जब विदेश के दौरे से, सफल दौरे से आए थे, तो मैंने उनके आवास में जब उनका वेलकम किया था, पगड़ी भी मैंने पहनाई थी। और एक वो सवाल एक पत्रकार ने कहा था, क्योंकि पीछे अखबारों में सुर्खियाँ बनी थी जब विदेश में थे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, तो अटल बिहारी जी को उन्होंने कहा था कि ऐसी खबरें आई है कि वाजपेयी जी टायर्ड एंड रिटायर्ड, तो उन्होंने बड़ा गजब का जवाब दिया था कि नो टायर्ड नो रिटायर्ड। तो उस व्यक्ति को मैं अपना आदर्श मानता हूँ। जी। अच्छा, क्रिकेट देखते हैं आप या कोई ऐसा? अब तो नहीं मोनिका जी, बहुत पहले जब मैंने एक मैच देखा था 1984 या 85 में, भारत और पाकिस्तान का। अच्छा। बेंगलोर में, जब वहाँ सिविल इंजीनियरिंग करता था मैं। तो उसमें सुनील गावस्कर, कपिल देव, दिलीप वेंगसरकर, महेंद्र अमरनाथ, श्रीकांत, जो आज ये रवि शास्त्री, ये ऐसे खिलाड़ी थे, इनको मैंने खेलते हुए देखा है। कीर्ति आज़ाद, और कीर्ति आज़ाद तो आज भी वो सांसद हैं लोकसभा के, और हमारी कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उनसे मिलना जुलना रहता है। तो वो एक दौर था जब लेकिन उस दौर के खिलाड़ी, अब एकदम से सारा कुछ बदल चुका है। एक वो दौर था, बाद में जब टेलीविज़न के ऊपर, जब हम कॉलेज उसमें पढ़ते थे, उसके बाद का जो दौर था, उस दौर की तो मैंने बात बताई। उसके बाद में सचिन तेंदुलकर आए। देखिए, 2 खिलाड़ी इसमें जो बैट्समैन के नाते, जिनको हम किसी के लिए भी एक विशेष प्रेरणा का स्रोत कह सकते हैं खिलाड़ी के नाते, वो सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर बहुत बड़े खिलाड़ी अपने आप में हुए। और ऑलराउंडर की बात करें तो कपिल देव से अच्छा ऑलराउंडर कभी मेरे को नहीं लगा। जी। अच्छा, मूवीज देखते हैं आप? मूवी पहले खूब देखते थे, पहले देखी है। छात्र जीवन में एक बार तो हमने, मोनिका जी, रिकॉर्ड बनाया। हिसार में हम थे, किसी कारण से छुट्टी हो गई। अच्छा। मेरे ध्यान में नहीं किस कारण से हुई थी। तो हमने एक ये सोचा, अच्छी मूवी लगी हुई थी, प्रेरणादायक मूवी लगी हुई थी हिसार के सभी थिएटर में। तो हम 3-4 दोस्त बैठ करके करे भी ये मूवी देखेंगे, ये मूवी देखेंगे। कोई अपनी पसंद बता रहा था, कोई अपनी पसंद बता रहा था। तो फिर ये आया कि क्यों नहीं एक ही दिन में, आज छुट्टी तो है ही, तो सबकी पसंद पूरी कर ली जाए। अच्छा। हाँ हिसार के सारे शो हमने एक दिन में देखे। हाँ, वो दौर था। अब समय नहीं मिलता। अब तो मूवी जो मैंने देखी थी साबरमती एक्सप्रेस अभी देखी थी, वो यहाँ टोहाना भी अपने सैकड़ों साथियों के साथ देखी थी, और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ भी देखी थी। उससे पहले धारा 370 जो आई थी वो भी देखी थी। इस प्रकार की जो कोई विशेष विषय के ऊपर बनती है ना जी, वो तो देखने का मौका मिल जाता है, बाकी की फुर्सत ही नहीं मिलती है। हाँ, काम ज़्यादा है, काम होता है इतना। अच्छा, जैसे फास्ट फूड कभी ट्राई किया है आपने? बहुत कम। फास्ट फूड भी तब खाया है जब या तो छात्र जीवन जब था। फास्ट फूड उस टाइम क्या होता था? उस टाइम तो क्या होता था, उस टाइम समोसा उस श्रेणी का आप कह सकते हैं, ब्रेड पकोड़ा उस श्रेणी का होता है। या तो फिर हम जब हॉस्टल में रहते थे ना, तब बड़ा गजब का होता था। जैसे मैं हिसार जब पढ़ता था तो वहाँ हॉस्टल के सामने कैंटीन होती थी, अंदर भी होती थी, बाहर भी होती थी। जब फ्री होते थे, कोई छुट्टी वुट्टी हो जाती थी, या छुट्टी के दिन जब कोई पढ़ाई विशेष के लिए कुछ रुकना होता था, तो वहाँ कैंटीन पर बैठते थे बाहर, और वो चाय मिलती थी गिलास में, और एक वो फैन मिलता था, वो उसके अंदर डुबो करके खाते थे। उस समय के तो फास्ट फूड ये थे। लेकिन वर्तमान के जो फास्ट फूड है, इनको कभी मैं अच्छा नहीं मानता, क्योंकि इनमें जो जिन भी खाद्य पदार्थों से बनते हैं, मैदा वैदा और जो भी चीज़ें हैं इस प्रकार की, या तेज़ मिर्च मसाले हैं, वो स्वास्थ्य के लिए मुझे नहीं लगता कि कहीं अच्छे होते हैं। किसी को अच्छे लगते होंगे, वो खाएं, लेकिन मैं कभी इस प्रकार के फास्ट फूड खाता ही नहीं हूँ। पॉलिटिक्स में आने से पहले
हम हरियाणा से है भाई, हरियाणा में तो मतलब जब शादी होती है बारात में तो फिर जरूर जाना होता है। आप कभी गए हैं अपने यार दोस्त की बारात में या फिर रिश्तेदारी में, और डांस वांस भी किया आप? वो दौर था, देखिए उस समय सब कुछ किया है ना। आज भी आप पुरानी शादियों की वीडियो देखेंगे, हाँ, उनमें जरूर डांस कहीं न कहीं मिलेगा। वो दौर था वो, जिसमें परिवार में, रिश्तेदारी में, दोस्तों की शादियां थी, उसमें हर शादी में होता था ये। बगैर नाच गाने के तो बारात होती नहीं थी। कभी कभी ऐसा होता था कि छोटी बारातें होती थी और वहाँ पे कोई बैंड बाजे नहीं होते थे, तो केवल एक ही साधन होता था। उस समय गाड़ियों के अंदर वो टेप रिकॉर्डर वो अलग से लगते थे, वो डेक वेक लगते थे, वो बजा करके अपना मनोरंजन कर लेते थे। आज नहीं याद करते आप उन दिनों को? नहीं, याद आते हैं, लेकिन वो एक दौर था। उस समय जो आपके लिए उचित था आप वो काम कर रहे थे, आज जो उचित है वो काम कर रहे हैं। देखिए समय के अनुकूल फिर अपने आप को रखना चाहिए जी। सुभाष बराला हमारे साथ हों और टोहाना पर चर्चा ही ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता। जब से इलेक्शन हुए हैं, जब से सरकार बनी है, पहली बार ऐसा हुआ कि टोहाना सत्ता से आउट। अब लोग बड़े चिंतित है कि टोहाना का क्या होगा। आउट क्यों है? मुख्यमंत्री हरियाणा की 2,65,00,000 की जो जनता है उसके मुख्यमंत्री है ना। बिल्कुल राइट। कोई एक विधानसभा क्षेत्र के नहीं है कि भाई वो रादौर से विधायक है तो रादौर के, क्योंकि वो दौर गया मोनिका जी, जब कोई विशेष दलों की सरकारें होती थी अपने अपने, और ख़ास करके मुख्यमंत्रियों के जो पैतृक क्षेत्र होते थे, उनके पैतृक निवास होते थे या उनके विधानसभा लोकसभा के, वहाँ तक डेवलपमेंट के काम रहते थे। लेकिन हाँ, ये तकनीकी रूप में बात ठीक है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि टोहाना का विधायक सत्ताधारी दल का नहीं है, लेकिन सत्ता टोहाना में है, ये मान करके आपको चलना चाहिए। टोहाना सत्ता। तो क्या कुछ अब नए प्रोजेक्ट पर काम देखने को मिलेगा, क्योंकि लोग बड़े ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं? कुछ लोगों का तो ये कहना है कि हम ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे अनाथ हो गए। देखिए कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कार्यकर्ता जो बहुत दिल से इस प्रकार का काम करते हैं, उनको लगता भी है। और जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, देखिए किसी भी प्रकार से टोहाना विधानसभा, बेशक विधायक यहाँ दूसरे दल का बना हो, लेकिन डेवलपमेंट के काम में, विकास के काम में इसको हम पिछड़ने नहीं देंगे। बल्कि क्योंकि इतना लंबा मेरा अनुभव हो गया, अब 10 साल से 11वीं साल में सरकार का भी अनुभव 11 साल का है और हमारा भी वही अनुभव है। हाँ, तो बल्कि अब तो मैं एक बात कहूँगा और आपके माध्यम से हमारे टोहाना के दर्शक जो हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि देखिए कहीं कोई मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। वो ठीक है, हमारा विधायक नहीं बना, एक अलग विषय है, लेकिन जो काम हरियाणा सरकार से होने वो तो होने ही हैं। केंद्र सरकार से भी जो काम होने होंगे उनमें भी तो गति आएगी ना। हाँ, उनमें भी तो आएगी। अब जैसे मैं अभी पिछले दिनों नितिन गडकरी जी से मिल करके आया मैं, जैसे टोहाना से ये हमारा मोणक और टोहाना से सूर्यवाड़ा का रोड मैंने मनोहर लाल जी के माध्यम से पीछे गडकरी जी से ही इसको 10 मीटर करवाया था। पहले 7 मीटर की इसकी चौड़ाई थी। अभी मैं उनसे मिल के आया कि टोहाना हिसार रोड और टोहाना चंडीगढ़ रोड, इसका एक बाईपास बनना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से बहुत ज़रूरी है। आज जैसे ये बाईपास हमारा हिसार रोड और जो फतेहाबाद रोड को जोड़ता है, इसके कारण से कितनी डेवलपमेंट हुई है, टोहाना बहुत डेवलपमेंट हुई है। तो इसी प्रकार से जब उधर का बाईपास बन जाएगा, उसकी उन्होंने एक मंजूरी एक किस्म से मैं कहता हूँ मिली गई होती है। केवल वो तो अभी तकनीकी रूप में कहाँ बनेगा कहाँ नहीं बनेगा, कहीं तकनीकी रूप में कोई दिक्कत तो नहीं है, इस प्रकार की फिजिबिलिटी चेक करने के लिए उन्होंने दिया है कंसल्टेंसी एजेंसी को, और मुझे लगता है काम हो जाएगा। पिछले दिनों एक बात और मैं आपको बताता हूँ, मैंने चंडीगढ़ से हिसार या हिसार से कालका आप कहें, क्योंकि चंडीगढ़ को लिंक कोई करती है तो कालका ही उसको फिर वो मानते हैं पहला उसका, तो वो भी सिरे चढ़ेगा चंडीगढ़ से, कालका से और हिसार की ट्रेन या हिसार से कालका की ट्रेन आप कहें, जिसके माध्यम से हमारे पूरे क्षेत्र के लोग चंडीगढ़ जा सकेंगे। इसके ऊपर मैंने राज्यसभा में भी मुद्दा उठाया था और अभी 3-4 दिन पहले मैं एक बड़े अधिकारी से भी मिल करके आया हूँ। तो वो योजना जो बना रहे थे
उस योजना में थोड़ा सा मैं उनको कह करके उसको इस तरह करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, तो ये काम होगा हमारे लिए। तो निश्चित रूप में मैं कहना चाहूँगा कि कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई मन में इस प्रकार का मलाल रखने की बात नहीं है। लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा, आपके विरोधी जो है बड़ी ही शिकायत करते नज़र आते हैं, कभी मंच पर, कभी वीडियोज़ के माध्यम से। आप हैं, कभी मुख्यमंत्री के साथ फ़ोटो डाल देते हैं, कभी गृह मंत्री के साथ, फिर कभी प्रधानमंत्री के साथ, तो आपने ये ठाना हुआ है कि मतलब ऐसे जवाब नहीं देना, बस एक पोस्ट डाल देनी है? नहीं, मेरी आदत ही नहीं है मोनिका जी, ये आप इतने साल से देख रहे हैं, आपके पूर्व में भी बहुत सारे टोहाना के जर्नलिस्ट रहे हैं, आम जनता रही है, किसी का देखिए कोई मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ कि जिसका दोहरा चरित्र कोई हो, ठीक है ना। मैं जो काम पीछे करता रहा था वही काम कर रहा हूँ मैं। जब मैं विधायक था, विधायक बनने से पहले विपक्ष की भूमिका थी, वो अलग बात है, लेकिन चाहे वो विपक्ष की भूमिका में कार्यकर्ता के नाते हम काम करते थे, वो किसी भी पद पे किया हो, या बाद में फिर विधायक या राज्यसभा के नाते, या बीच में 2 बड़े विभागों का मुझे चेयरमैन बना करके रखा उस समय के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने, तो वो एक सामान्य मेरा काम था। काम करते हुए अधिकारियों के बीच में फ़ोटो है, नेताओं के साथ फ़ोटो है, जनता के साथ फ़ोटो है, अपने विशेष कुछ मिलने वालों के साथ फ़ोटो है, ये तो आपका एक रूटीन है। उन्होंने कहा था ना रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो ये देखिए, ये तो या तो हमारे जैसा जो व्यक्ति है वो खुद तय करता है भी मैं कब रिटायर हूँ, कब ना हूँ, या फिर हमारा संगठन है। अब कोई मेरी रिटायरमेंट के बारे में मोनिका कैसे फैसला ले सकती है? नहीं ले सकती। मेरी रिटायरमेंट का फैसला या तो मैं लूँगा या मेरा संगठन लेगा। मेरा काम जब मेरे संगठन को पसंद नहीं है, कहेगा भाई ठीक है, भी तेरा काम पसंद नहीं है, एक तो एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते काम कर, वो दिन भी कभी आ सकता है ज़िंदगी में, लेकिन तय कौन करेगा? या तो मेरा संगठन तय करेगा या मैं तय करूँगा, दूसरा तीसरा कोई तय थोड़ी कर सकता है इसमें। अभी 25 तारीख को गुड गवर्नेंस डे मनाया जाएगा अटल जी की, उसमें तो कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहेंगे अटल जी की? देखिए, अटल जी की तो कुछ क्या बहुत सारी याद आती हैं। अटल जी की इतनी कविताएं हैं जिससे आप प्रेरणा ले सकते हैं। अब मैं एकदम से तो, अगर आप पहले मेरे को इशारा करते तो मैं कोई विशेष इस अवसर पर, सुशासन के अवसर पर, लेकिन अटल जी की एक कविता बहुत ध्यान में आती है और बार बार, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, आती हैं बाधाएं आए, घिरे पर ले की घोर घटाएं, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।